हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूं हमारे इस टॉप 30 सीरीज़ में। देखिए, एक पार्ट मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस किया था जहां पर मैंने आपके साथ पॉलिटी, उसके बाद मैंने आपके साथ उसमें आपके साथ फिजिक्स भी डिस्कस किया था और मैंने वहां पर ज्योग्राफी का भी अपना एक पार्ट इंक्लूड किया था। तो इस टॉप 30 सीरीज़ में मैं 10 क्वेश्चन अलग अलग पार्ट से आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले पार्ट में मेरा वही डिस्कशन था और इसमें हम क्या करेंगे, हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, देन उसके बाद मैं आपका केमिस्ट्री का कुछ पार्ट इसमें लूँगा एंड देन मैं आपका इसमें इकोनॉमिक्स का पार्ट लूँगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर इज़ मुस्लिम मॉस्क्यू सिचुएटेड वेयर अ हेयर ऑफ पैगंबर मोहम्मद साहिब हैज़ बीन प्रिजर्व्ड। तो देखिए, इस मुस्लिम मॉस्क्यू की आपको सिचुएशन बतानी है कि वो कहाँ पर स्थित है, जहाँ पर मोहम्मद साहब जो कि पैगंबर थे उनका हेयर रखा गया है। तो देखिए, इसके बारे में बहुत ही रेपिटेड वे में पूछा गया है अलग अलग जगहों पर। ये आपका आंसर है श्रीनगर। ठीक है। तो ये आपका हजरत बल श्राइन है जो कि एक मुस्लिम श्राइन है। कहाँ पर? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, भारत के अंदर। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो यहीं पर आपका जो आपके ये पैगंबर थे मोहम्मद साहिब, इनका बाल रखा गया है। अब इससे रिलेटेड और भी सारी चीज़ें हैं कि ये श्राइन को किस किस तरीके के नाम से, जैसे कि आपका ये हज़रत यूज़ हुआ है इनके नाम में। हज़रत वाला जो वर्ड है ये आपका क्या है, ये अरेबिक वर्ड से लिया गया है। ओके, देन आपका बल जो है वो आपका संस्कृत वाला से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ का प्लेस यानी कि स्थान बताना। तो यहाँ से क्वेश्चन था कि इनका बाल कहाँ पर रखा गया है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, भारत में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द करंट करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर फॉलोइंग आचार्याज। तो देखिए, आपको आचार्याज यहाँ पर दिए गए हैं। अब इनसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे इसलिए पूछा गया है कि क्योंकि अलग अलग टाइम पर इनका क्या था, अलग अलग राजाओं के साथ इन्होंने काम किया था। अब वो राजाज की आपको पता है कि अवधि दी जाती है कि इतने से इतने तक इन्होंने क्या किया था, राज किया था। लेकिन ये आचार्य का अपना अलग ही रोल रहता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा शंकराचार्य की। शंकराचार्य आपके सबसे पहले आए थे और ये आपका 9th सेंचुरी के करीब में इनका जाना जाने लगा। देन उसके बाद रामानुजा की बात करूँगा तो रामानुजा का जो बेसिकली था वो एडी लगभग 1017 में इनका था। देन आपके आते हैं माधवाचार्य, और माधवाचार्य की मैं बात करूँ तो ये लगभग थे आपके कहाँ पर, 1238 में। देन आपके चैतन्य गुरु आते हैं। चैतन्य गुरु की अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग लगभग आपके 1486 समथिंग में आते हैं। सो दिस इज़ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनकी इंपॉर्टेंस इसीलिए बढ़ जाती है कि भाई इस टाइम पर कौन सा राजा था, किस किस के साथ इन्होंने काम किया था, वही चीज़ यहाँ से पता चलती है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, दी कैपिटल सिटी दयादो एस्टेब्लिश्ड बाय कुबलाई खान। इसकी सिचुएशन आपको बतानी है। तो देखिए, कुबलाई खान का अगर मैं आपको टाइम पीरियड बताऊं तो 1215 से 1294 तक का इन भाई साहब का क्या था, जीवन काल था। ये आपके युआन डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, यूनान डायनेस्टी के ये फाउंडर थे। कौन? कुबलाई खान। अब इससे अलग मैं और आपसे चीज़ बात करूं तो एक्चुअली में इनके साथ क्या होता है, ये दयाबो सिटी एस्टेब्लिश करते हैं। अब इसकी लोकेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो बीजिंग में इसका आपका लोकेशन है, ये आपको याद रखना है दैट इन्होंने इसे क्या किया था, यादों को बीजिंग में एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट है, द मुगल पेंटिंग रीचेज इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द राइन ऑफ। तो कौन सा वो राजा था जिसके टाइम पर जो मुगल पेंटिंग्स थी वो अपने चरम पर पहुंची थी। तो देखिए, ये थे आपके जहांगीर। बहुत ही ज़्यादा इन्हें पसंद थी पेंटिंग्स, आर्ट से रिलेट बहुत अच्छे से करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इनको प्रमोट कराना स्टार्ट किया। इन्होंने बोला कि भी जो हमारी मुगल पेंटिंग्स है अभी हम इनको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, इनकी व्याख्या पूरे विश्व में फैलाएंगे। सो दैट्स वाई ये आपके बाहर आते हैं जहांगीर जी, और ये कोशिश करते हैं कि जैसे कि इनके बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिसमें कि आपके अबुल हसन, बेहसन दास, मधु, काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, उस्ताद मंसूर भी आते हैं। तो इन सभी की जो आर्ट्स थी उनको इन्होंने कोशिश की कि इनकी जो पेंटिंग्स हैं, मुगल पेंटिंग्स, इन्हें मैं जेनिथ पे पहुंचा कर रखूंगा, और इन्हीं के टाइम पर ऐसा हुआ कि अपने चरम पर भी पहुंची। नेक्स्ट है आपका दी कैपिटल ऑफ यादवा रूलर्स वॉज। तो देखिए, यादवा रूलर्स का आपको यहाँ से कैपिटल पूछा गया है कि यादवा रूलर्स जो थे इनकी कैपिटल क्या थी। तो देखिए, अगर मैं यादवा के पहले ही आपको यहाँ पर आंसर बताऊँ तो इनकी जो कैपिटल थी वो थी देवगिरी। अब यादवा रूलर्स की अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली में ये 850 से 1334 तक ये जो डायनेस्टी थी इनका देखने के लिए मिला। कहाँ पर? देवगिरी के अंदर, देवगिरी में थे। और हमें इन्हें क्या भी बोलते हैं, द सियूना भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज बेसिकली द डिजर्विंग जो आपका डिटेल है यहाँ से। देवगिरी में इनका क्या था, कैपिटल था किसका, यादवा रूलर्स का।
नेक्स्ट है जो बहामनी किंगडम है उसे किसे फाउंड किया गया, किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अलाउद्दीन हसन के द्वारा बहामनी किंगडम का फाउंडेशन किया गया। ये एक्चुअली में कब किया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो 10 अगस्त 1347 में इसका फाउंडेशन किया गया था अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के द्वारा। नेक्स्ट है जो दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू में। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है कि दिलवारा टेम्पल है कहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए माउंट आबू में। अब माउंट आबू आपका कहाँ है ये भी आपको आइडिया पूछ लिया जाता है, तो ये आपका राजस्थान है। अब देखिए ये बिल्ड कराया गया किसके फॉलोअर्स के द्वारा, किन के फॉलोअर्स के लिए इसको फॉलोअर्स मतलब बिल्ड कराया गया, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जैनिज्म से ये बिलोंग करता है आपका माउंट आबू का दिलवारा टेम्पल जो कि राजस्थान में है। ओके, तो याद रखेंगे। और 11th और लगभग 13th AD वाली जो टाइम था उसमें इसको काफ़ी स्टर्निंग तरीके से यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है अलबरूनी जब भारत आया था तो किसके साथ आया था? अलबरूनी केम टू इंडिया विथ, किसके साथ आया था अलबरूनी? तो देखिए ये जो अलबरूनी टाइप के लोग थे ना, ट्रैवलर्स हुआ करते थे, इन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हुआ करती थी कि सी रूट्स कैसे किधर किधर निकलते हैं, कहाँ पर क्या है, तो उस तरीके से काफ़ी फेमस होते थे। तो जो अलग अलग रूलर्स और ऐसे जो इन्वेडर्स टाइप के लोग होते थे वो क्या करते थे, ऐसे विद्वान और जो ट्रैवलर्स टाइप के लोग होते थे उन्हें अपने साथ हमेशा रखते थे क्योंकि वो उनकी हेल्प करते थे। अब ये पूछा जाएगा भाई जो अलबरूनी था वो भारत किसके साथ आया, तो ये आया था आपका मोहम्मद ऑफ गजनी के साथ। ओके, मोहम्मद ऑफ गजनी के साथ लगभग 1017 की बात है, तभी आपका भारत में आया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो देखिए अलग अलग जो आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको क्या करा जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला जाता है कि भाई इसको प्रिजर्व करा जाएगा, इनका ख्याल रखना है, और उस तरीके से उन पर काफ़ी ज़्यादा फंड भी एलोकेट किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, तो सभी का होना तो नहीं हो पाता है लेकिन बहुत सी ऐसी मेजर हैं जो इसमें होती हैं। तो देखिए हम्पी की जो गुफाएं हैं, हम्पी जो रूइंस हैं, उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ना तो ताजमहल उसके अंदर है, ना आपके नालंदा रूइंस, और ना ही खजुराहो टेम्पल्स जो हैं ना वो हैं। हम्पी रूइंस आपका वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है वेयर डिड द ट्रैवलर इबन बतूता केम फ्रॉम। तो देखिए ये भी अगेन उसी तरीके के ट्रैवलर थे इबन बतूता। ठीक है, अब इनसे पूछ लिया जाता है कि एक्चुअली में आए कहाँ से थे, ये आपसे चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो देखिए ये बिलोंग करते हैं आपके मोरक्को से, मोरक्को से ही आपके भारत आए थे। अब अगर आपसे और भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि भाई इन्होंने क्या क्या ट्रैवल किया, किस किस तरीके से रिलेटेड इनसे आपकी जो चीज़ें हैं वो बन सकती हैं, तो उस वे में आपसे अलग अलग वे में ट्रैवलर्स के बारे में पूछा जाएगा। तो ये जो इब्न बतूता थे आपके, ये कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। सो देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, हम स्टार्ट करेंगे अब हमारा इकोनॉमिक्स पार्ट। तो देखिए इसी तरीके से जो हमारा सेशन होता है ना, इस सेशन का यही खासियत है कि आपको एक ही सेशन में मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी सारी चीज़ें मैं डिफाइन कर पाऊँ। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द मार्जिनल रिटर्न इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, तो टोटल रिटर्न क्या होगा? तो देखिए ये जो पूरा फंक्शन होता है ना, अगर आप एक बार बेसिक्स अपने क्लियर कर लेंगे तो आपको यहाँ से आइडिया लगने लगेगा कि चीज़ें किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, आपको बोला गया मार्जिनल रिटर्न जो है अगर वो मैं इसे क्या कर दूँ, इंक्रीज़ कर दूँ किसी घटते हुए प्राइस पर, तो टोटल रिटर्न में आपका क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखिए ऑब्वियसली वो डिक्रीज़ ही होगा ना। मुझे मार्जिनल यानी कि कम तो मुझे रिटर्न मिल रहा है और उसके बाद रेट भी गिरता जा रहा है, तो एक्चुअली में जो परफेक्ट उसके पास पड़ रहा होगा वो प्रोपोर्शनल थोड़ी ना होगा। मतलब कैसे मैं समझाने की कोशिश करूँ, जैसे मार्जिनल यानी कि कम आपको रिटर्न हो रहा है, उसके बाद रेट भी आपने कम कर दिया, तो आपको जो टोटल रिटर्न होगा वो क्या होगा, वो आपको घटता हुआ ही मिलेगा ना। बस यही सेंस हमें यहाँ से समझना था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो इंक्रीजिंग रिटर्न नाम का लॉ होता है इसका अर्थ बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है डिक्रीजिंग कॉस्ट। क्या मैंने बोला? अब देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ये जो लॉ है ये आपसे कहता क्या है कि भाई जो इंक्रीजिंग रिटर्न है इसका अर्थ होता है कि लोअर कॉस्ट पर यूनिट रखनी पड़ेगी, जस्ट एज डिमिनिशिंग रिसर्च जो रिटर्न होगा वो अपना हायर कॉस्ट रखेगा। ठीक है, इसी वजह से जो आपका लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है वो सिग्निफाई करता है कि कॉस्ट पर यूनिट किसी भी मार्जिनल या फिर एडिशनल आउटपुट की वो गिरने रहेगी किसी भी एक्सपेंशन इंडस्ट्री के साथ। ओके, सो इसी वजह से यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग कॉस्ट। नेक्स्ट है फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स माइक्रो अप्रोच। तो देखिए आपको क्या पूछा है, नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताना है कि जो माइक्रो अप्रोच होती है वो इंडिकेट क्या करती है। तो देखिए ये इंडिकेट करती है स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को।
अगर आप इसकी बात करें ना, जैसे जो भी सेल्स काम करता है टिस्को का, उसको हम किस तरीके से कह सकते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है पहले तो आपको ये समझना होगा। ये ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की, जो कि स्टडी करती है किसका? बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स और फर्म्स का, जो कि डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड सोर्सेज। वही काम आपका टिस्को करता है, उनकी सेल्स टीम करती है, जिस वजह से आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली अप्रोक्सीमेट्स आर डेफिनेशन ऑफ ओलिगोपोली। देखिए ओलिगोपोली का बारे में अगर आपको पता है कि ये होता क्या है तो आपको पता चल जाएगा। ओलिगोपोली का जो आइडिया है वो हम क्या बोल सकते हैं? वो एक ऐसा मार्केट होता है इन विच अ मार्केट या फिर इंडस्ट्री को डोमिनेट किया जाता है कम सेलर्स के द्वारा। ठीक है, मतलब वहाँ पर जो सेलर्स हैं वो बहुत ही कम है, इसी वजह से हम उसे ओलिगोपोली बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सिगरेट इंडस्ट्री आपको दी गई है ये क्या है? बहुत कम नंबर्स में है, यानी कि इनके जो आपके सेलर्स हैं, जो मार्केट में इनके धुरंधर हैं, वो बहुत ही कम है। तो यही आपका यहाँ पर डेफिनेशन दे देता है सिगरेट इंडस्ट्री। जबकि गैस लाइन स्टेशंस बहुत तरह आपको मिल जाएंगे, वीट फार्मर्स बहुत मिल जाएंगे, बार्बर शॉप्स आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन सिगरेट जो इंडस्ट्री है वो आपको कम मिलेगी, इसीलिए हम इसे ओलिगोपोली का डेफिनेशन के थ्रू मान सकते हैं। वन ऑफ द इसेंशियल कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? देखिए कंडीशन होती हैं कुछ कुछ कि भाई इस तरीके का अगर परफेक्ट कंडीशन आपको प्रोवाइड करानी है कंपटीशन के लिए, परफेक्ट कंपटीशन के लिए, तो कौन सी कंडीशन हमें यहाँ पर देनी चाहिए? देखिए ओनली वन प्राइस होना चाहिए किसी भी आइडेंटिकल गुड के लिए एक समय पर। ऐसे नहीं है कि एक बड़ा कोई सेलर है वो आपका किसी प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बेच रहा है। अभी ऑब्वियसली अगर कम प्राइस पे बेचेगा तो बाकी लोग तो जो अपना हर्जाना भरने के लिए उसकी कॉस्ट बढ़ा के रखे होंगे, उनके लिए तो नुकसान हो जाएगा। तो ये तो आपका परफेक्ट कंपटीशन हुआ नहीं। परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन क्या होती है कि भाई सिर्फ एक प्राइस रखो, सिर्फ एक गुड के लिए एक समय पर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग से। मैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की आपसे यहाँ पर बात करता हूँ। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो जो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है वो क्या है? एक सिस्टमेटिक अटैम्प्ट है जहाँ पर मैं अकाउंटेबल बनाता हूँ चीज़ों को फॉर द शेयरिंग ऑफ द नेशनल इनकम अमाउंग दी जो भी ओनर होते हैं फैक्ट्रीज के। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपसे ऑप्शन की बात करूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर पेमेंट्स जैसे कि आपका रेंट होता है, आपके वेजेस होते हैं, ठीक है, या फिर आपका प्रॉफिट्स होते हैं, ये आपके क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट करता है ना वो इन फैक्टर्स से होता है। ये जो फैक्टर पेमेंट्स मैंने आपकी बात करी ना, इन्हीं का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होगा वो चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इफ एन इंडस्ट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल देन, तो तब क्या होगा? तो देखिए लॉन्ग रन यूनिट जो कॉस्ट होगी ना वो प्रोडक्शन की वो डिक्रीज हो जाएगी एज दी क्वांटिटी फर्म का प्रोड्यूस जो कराएंगे वो हम इंक्रीज करेंगे। समझिए इस बात को। इफ एन इंडस्ट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कैसे कर सकते हैं कि जो लॉन्ग रन यूनिट होती है वो अगर अपना प्रोडक्शन कॉस्ट को डिक्रीज करते हैं तो क्वांटिटी फर्म का क्या करना पड़ेगा? उन्हें इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी वो इकोनॉमिक्स की स्केल पर अपना वजूद बना पाएंगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व इज नोन एज। तो देखिए डिमांड सप्लाई वाला जो कर्व होता है अगर उसके अलोंग आपका मूवमेंट होता रहे तो उसको आप क्या बोलते हैं? तो देखिए उसे आप एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं डिमांड का। ओके, अगर आप डिमांड कर्व के अलोंग मूवमेंट शो कर रहे हैं तो वो आपका एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा डिमांड का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बीइंग ग्रेटर देन 1, तो कमोडिटी क्या होगी? तो देखिए एक्चुअली में जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो 1 यूनिट के आधार पर डिफाइन होती है, या तो वो एक से बड़ी होती है, या तो वो एक से बड़ी होती है, या फिर वो एक से छोटी होती है। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो कमोडिटी किस तरीके की होगी ये मुझे यहाँ पर बताना है। तो देखिए कोई भी लग्जरी होती है ना उसका ही इनकम इलास्टिसिटी आपका 1 से ज़्यादा होता है, इसीलिए आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन देयर इज 1 बायर एंड मैनी सेलर्स, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? तो देखिए खरीदने वाला तो एक है और बेचने वाले बहुत सारे हैं, तो आपकी कैसी सिचुएशन हो जाएगी? ये सीधे सीधे आपकी एक सिंगल बायर राइट हो जाएगी। ओके, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इकोनॉमिक्स के हमने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किए, उससे पहले हमने हिस्ट्री के डिस्कस किए, तो इस तरीके से क्या है ना हमारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ती रहेंगी। अभी हम क्या करेंगे? साइंस का पार्ट डिस्कस कर लेते हैं केमिस्ट्री से। तो यहाँ पर आपको दिया गया है व्हाट हैपन्स जब एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो देखिए अगेन है जब भी कभी कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो ऐसी कंडीशन में जो एनर्जी है वो ऑब्जॉर्ब करी जाती है, ठीक है,
ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ से करेक्ट होगा। और जब भी आपका केमिकल बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट है ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर नॉट सेम। ये लॉ कौन बोलता है? तो देखिए लॉ है आपका ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ पाउली। तो हम इसे पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, जो कि आपसे कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम नंबर होते हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। ये आपका कौन बताता है? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ पाउली। नेक्स्ट है द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन अगर 6 है और उसका अगर एटॉमिक मास 12 है, हाउ मैनी प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा ये फॉर्मेशन है। अगर आपको किसी के एटॉमिक नंबर के बारे में बोला गया है कि वो 6 है, तो ऑब्वियसली उसका जो आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएंगे, वो भी कितने हो जाएंगे? 6। लेकिन इसका एक और तरीका है निकालने का। अगर आपको प्रोटॉन निकालना है या फिर आपको न्यूट्रॉन निकालना है या फिर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसके छोटे छोटे फॉर्मेशंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा आपसे, मैंने बोला कि भाई 6 आपके क्या है, इसमें प्रोटॉन है। उसके बाद आपको बोला गया कि ये किसके इक्वल होता है? ये आपका एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन अगर आपको यहाँ पर एटॉमिक नंबर 6 दे दिया गया है, यानी कि आपके प्रोटॉन भी उसमें कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? किसी भी न्यूक्लियस जो कि एटम का होता है उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? तो देखिए उसके अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। जैसे आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलेंगे, जबकि इसके बाहर की जो कक्षा होगी उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। इस वजह से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आइसोबार्स आर लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल। तो देखिए आइसोबार्स सीधे सीधे अगर आपको पता है तो प्रेशर का इक्वल जो रेलिवेंसी होती है उसको बताता है। आइसोबार मतलब इक्वल प्रेशर, यही लाइन बताता है आपको प्रेशर के फॉर्म में। नेक्स्ट है व्हाट इज द एलिमेंट दैट इज इन द हाईएस्ट परसेंटेज इन द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। तो देखिए वो कौन सा एलिमेंट है जो कि हाईएस्ट परसेंटेज में है हमारे अर्थ के ऊपर, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑक्सीजन है, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मिल्क क्या है? मिल्क के बारे में पूछा गया है। तो देखिए मिल्क आपका इमल्शन के अंदर आता है। अभी हम मैं इमल्शन की बात करूँ तो इमल्शन एक पार्ट होता है जहाँ पर मोर जनरल क्लास अलग अलग फेज सिस्टम की मैटर करती है और आपका क्या बनाती है? कॉलॉइड्स बनाती है। ठीक है, और इसी फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? इमल्शन बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सी वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाई द प्रोसेस ऑफ। तो देखिए जो आपका सी वाटर होता है उसे प्योरीफाई करने के लिए प्रोसेस यूज़ किया जाता है। कौन सा होता है? तो देखिए वो होता है आपका डिस्टिलेशन। ये ट्रेडिशनल प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन, जहाँ पर वैक्यूम डिस्टिलेशन करा जाता है। जैसे बॉइलिंग कर लीजिए, लेस एटमॉस्फेरिक रख दीजिए, उसके बाद लोअर टेम्परेचर पर उसको नॉर्मली कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन बोलते हैं। द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग जूस फ्रॉम शुगर बेट एंड शुगर केन, उसे हम क्या बोलते हैं? तो देखा होगा जब भी गन्ने वगैरह का क्रशिंग होता है उसके बाद जो रेसिड्यू बचता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो देखिए उसे बोला जाता है बैग से। ठीक है, बैग से बोला जाता है और उसको भी अलग अलग तरीक़ों से हम यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट है दी आपका दी आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स। तो उसका आइसोटोप वैल्यू बताना है। तो देखिए यूरेनियम 238, ये आपका क्या होता है? यूरेनियम 238 कॉमनली यूज़ होता है नेचर में। अगर मैं बात करूँ तो नेचर में 238 के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन अगर मुझे इसे रिएक्टर में यूज़ करना है तो मुझे फिशन कराना पड़ता है और इसको किस फॉर्म में लाना पड़ता है? 235 के फॉर्म में। ओके, इसी वजह से मुझे यहाँ पर आंसर लेना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 1। सो दिस वॉज दी पार्ट जो कि हमारी स्टॉप GS 30 सीरीज से था। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको काफ़ी सारे बैचेज मिल जाएंगे, जैसे SSC CGL, CHSL, SSC CGL मेंस। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर आपको रानी मैम, अभिनय सर, अमन वशिष्ठ सर, ये काफ़ी सारे फेमस एजुकेटर्स हैं आपकी SSC कैटेगरी के, जो कि इन अलग अलग बैचेज को लेकर आते रहते हैं। अगर आपको इंडिविजुअली अभिनय शर्मा से एडवांस मैथ अर्थमेटिक पढ़ना है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। आपके साथ GS के काफ़ी सारे फैकल्टीज़ हैं और वीकली आपको बहुत ही अच्छे खासे बैचेज मिलते रहते हैं। अभी CET बैच को लेकर भी प्लान हो रहा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में आपको 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप SSC YT का कोड यूज़ करते हैं। तो इसे ज़रूर यूज़ करें। अपना ख्याल रखें। मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा आपसे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।